एंजाइम से रिलेटेड हम थोड़ी सी बात करेंगे एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर, और एंजाइम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक का पेज नंबर 42 है जिसके ऊपर ये टॉपिक मौजूद है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एंजाइम्स हैं क्या। देखिए, एंजाइम्स के बारे में कहा जाता है कि एंजाइम्स हैं बायो कैटलिस्ट। द बायो कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स ना। अब ये बायो कैटलिस्ट से पहले तो आप ये समझें कि कैटलिस्ट क्या होता है। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट हर वो सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। ये पहला पॉइंट है किसी कैटलिस्ट के बारे में। और दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि वो कैटलिस्ट खुद उस रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल ना हो। तो यानी जितना आपने रिएक्शन के स्टार्ट में डाला था उतना ही रिएक्शन के बाद आपको मिलना चाहिए, ज़रा सा भी उसके अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, मैं इसे बस एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक कपड़े के 2 टुकड़े करना चाहते हैं तो एक तरीका तो यह है कि आप कपड़े को 2 तरफ से पकड़ें और जान लगा दें, लेकिन इसके अंदर होगा ये कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एनर्जी तो लगेगी आपकी, लेकिन आपको बहुत टाइम लग जाएगा कपड़े के 2 टुकड़े करने में। इसके बरक्स अगर आप कैंची लें और कैंची से कपड़े के 2 टुकड़े करें तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उस कैंची ने किया क्या, आपका जो काम था उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। जितनी देर में वो काम बिना कैंची के कंप्लीट होना था, अब वो काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो गया। तो इस सिचुएशन के अंदर जो कैंची है, जो सिजर्स हैं, वो बेसिकली एंजाइम के तौर पर बिहेव कर रही है, क्योंकि काम करने से पहले कैंची की जो हालत थी वही हालत काम करने के बाद भी है। इसका मतलब वो खुद उसके अंदर, उस रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह से कैटलिस्ट जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन खुद उस रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज नहीं होता। ऐसे कैटलिस्ट हमारी लाइफ के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो वो तमाम कैटलिस्ट जो बायो के साथ एसोसिएटेड हैं, यानी लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं, वो बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स ना हो हमारी बॉडी के अंदर तो सिंपल से रिएक्शंस को भी होने में बहुत सदियां लग जाएंगी। तो एंजाइम्स जो हैं ये बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करते हैं, लेकिन उस रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होते। ये जो टर्म है एंजाइम की, ये इस्तेमाल की थी इस साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिक विलियम खून ने। ये कई बार पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर। तो यहाँ पर लिखी हुई एंजाइम की डेफिनेशन, एंजाइम्स में बी डिफाइन एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होता है जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड हो, केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम। यानी एंजाइम वो तमाम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं, यानी उनकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इनिशियली ये ख्याल किया जाता था कि सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये 2 लोग जो हैं, थॉमस कैच और सिडनी ऑल्टमैन, इन्होंने ये डिस्कवर किया कि कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल, आरएनए बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होता है, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल हैं जो बिहेव कर सकते हैं एज एन एंजाइम, यानी वो भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आरएनए के मॉलिक्यूल जो एंजाइम के तौर पर बिहेव कर सकें, उनके लिए एक अलग से टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे हम राइबोजाइम कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम के तौर पर बिहेव करते हैं वो क्या कहलाते हैं। लेकिन ज़्यादातर एंजाइम जो है, मेनली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होता है। ओके, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की, कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है क्या। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि एंजाइम्स जो हैं वो स्पीड बढ़ाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे एंजाइम ऐसा क्या करता है कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो उसका आसान सा जवाब ये है कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देते हैं, यानी जितनी एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के बगैर चाहिए थी, एंजाइम डालने पर कम एक्टिवेशन एनर्जी में भी रिएक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। देखिए, किसी भी रिएक्शन के अंदर होता क्या है, कोई ना कोई रिएक्टेंट होता है और वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। यूजुअली हमारे पास कोई 2 रिएक्टेंट्स होते हैं। अच्छा, अब इन 2 रिएक्टेंट्स को हमने रिएक्ट करवाना है, लेकिन मसला ये है कि ये दोनों रिएक्टेंट्स स्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर मैं इन दोनों को किसी बीकर के अंदर रख दूं या किसी बर्तन के अंदर रख दूं, तो क्या ऐसा होगा कि ये दोनों खुद ब खुद मिल के वाटर बना दें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये तब तक नहीं होगा जब तक मैं इन्हें कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करूंगा। वो एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, वो रिएक्शन कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह है कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पैसे लगाने पड़ते हैं, जिसे आप इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। तो बेसिकली आपको हर रिएक्शन के अंदर इनिशियली कोई ना कोई एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। वो अमाउंट जो एनर्जी का आपको देना पड़ेगा किसी रिएक्शन को कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, वो अमाउंट कहलाता है एक्टिवेशन ऑफ
एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, ये आप एक बार देखें, ये वाला जो बार आपको नजर आ रहा है, ये इन्होंने शो किया है कि इतनी एनर्जी चाहिए थी विदाउट एंजाइम। ये एक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट है हमारे पास और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये रिएक्शन है और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इतनी एनर्जी चाहिए थी विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम के हमें इतनी एनर्जी चाहिए थी। जब इतनी एनर्जी मिलती है रिएक्टेंट को तब वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। जब हमने एंजाइम ऐड किया तो जब एनर्जी इतने पर पहुंची तभी रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होने लगे प्रोडक्ट के अंदर। तो एंजाइम्स ने बेसिकली किया क्या, इतनी ज़्यादा जो एनर्जी चाहिए थी एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी डिमांड को कम कर दिया। अच्छा, अब सपोज कर लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी हासिल करने में लगे तकरीबन 30 मिनट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी हासिल करने में कितने मिनट लगेंगे, मेरे ख्याल में 7 मिनट या 8 मिनट। तो स्पीड बढ़ गई। तो एंजाइम्स बेसिकली स्पीड बढ़ाते ही ऐसे हैं कि वो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की जो डिमांड है उसे कम कर देते हैं, तो कम एनर्जी पर भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और प्रोग्रेस करने लगता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का। ओके, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज है, इसके अंदर हमने डिस्कस करने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ज़्यादातर एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ज़्यादातर एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। अच्छा, और प्रोटीन की एक स्पेसिफिक टाइप है जिसे हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं ये सर्कुलर प्रोटीन्स होते हैं, तो ज़्यादातर इस कैटेगरी के होते हैं। अच्छा, अब एंजाइम्स की दो टाइप्स हैं। या तो एंजाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाया जाएगा, यानी अगर एक एंजाइम को आप तोड़ें तो उसके अंदर से आपको सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड मिलेंगे, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। तो ये एक टाइप है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन हो। ये इसकी दो एग्जाम्पल हैं, अमाइलेज और पेप्सिन। अमाइलेज जो है ये पाया जाता है दो जगहों के ऊपर बॉडी में, एक सलाइवा के अंदर और एक ही पाया जाता है पेनक्रियाटिक जूस में। दोनों जगहों पर इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, स्टार्च को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन पाया जाता है स्टमक के अंदर और इसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अच्छा, प्रोटीन एक तो मैंने बताया कि एक टाइप हो गई कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है। दूसरी टाइप वो है कि जिसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिलता है और एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो प्रोटीन के अलावा किसी और चीज़ का बना होता है। यहाँ पर उस नॉन प्रोटीन पार्ट को इन्होंने नाम दिया है प्रोस्थेटिक ग्रुप का। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एंजाइम है और ये पूरा का पूरा प्रोटीन से बना हुआ है। ये दूसरा एंजाइम है, ये इसके अंदर थोड़ा सा ये वाला प्रोटीन पार्ट है और ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको नजर आ रहा है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो इस पार्ट को इन्होंने नाम दिया हुआ है प्रोस्थेटिक ग्रुप का। अच्छा, एंजाइम्स जो हैं इनकी एक प्रॉपर्टी ये हमने डिस्कस कर ली। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये रिएक्ट कर सकते हैं एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम के अंदर या सब्सटेंसेस के साथ। क्यों एक एंजाइम जो है वो दोनों तरह के एनवायरनमेंट में काम, क्यों एंजाइम्स, ओवरऑल एंजाइम्स दोनों तरह के एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर मौजूद होती है प्रोटीन। ये सेकेंड ईयर के अंदर आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ आएगा कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या होता है कि प्रोटीन्स जो हैं उनकी वजह से एंजाइम्स एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम में काम कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ अगर, तो नीचे अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है कि एंजाइम्स जो हैं ये वर्क करते हैं स्पेसिफिक पीएच पे। इस पीएच क्या होती है? पीएच बेसिकली होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन कितने ज़्यादा हैं। अच्छा, हाइड्रोजन आयन के साथ जो पीएच का रिलेशन होता है वो होता है इन्वर्सली रिलेटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं तो हम कहते हैं कि उसकी पीएच कम है। अगर आपने पीएच का स्केल देखा हो तो 0 से स्टार्ट होता है और वो 14 तक जाता है और इसके दरमियान में एक पॉइंट होता है 7, ये न्यूट्रल पॉइंट है। 7 से इस तरफ 0 की तरफ जितना भी है ये एसिडिक होता है और इससे ऊपर जितना भी है ये बेसिक होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एंजाइम्स जो हैं, ओवरऑल एंजाइम्स जो हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में और बेसिक एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक एंजाइम जो है वो किसी एक ख़ास पीएच के ऊपर काम करता है, यानी अगर एक एंजाइम यहाँ काम करता है, ये 3 है पीएच, तो वो एंजाइम यहाँ काम नहीं करेगा, 8 पीएच पे काम नहीं करेगा। ये मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखें, हम ये बात करते हैं कि इंटर का जो स्टूडेंट है उसके अंदर ये एबिलिटी है, इंटर के स्टूडेंट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं।
लेकिन एक स्टूडेंट एक वक्त में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, या तो वो बायो का स्टूडेंट होता है या वो मैथ्स का स्टूडेंट होता है। बिल्कुल इसी तरह से हम जब सारे एंजाइम्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो एसिडिक और अल्कलाइन दोनों तरह की एनवायरनमेंट में काम करते हैं, दोनों तरह के सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओवरऑल एंजाइम्स की हम बात कर रहे हैं। अगर हम किसी एक एंजाइम को पकड़ें तो वो एक एंजाइम या तो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करने वाला होगा या बेसिक एनवायरनमेंट में। एक एंजाइम्स दोनों जगह पर काम नहीं करता। ओवरऑल एंजाइम्स जो हैं वो हम कहते हैं कि एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम में काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो पेप्सिन है ये काम करता है स्टमक के अंदर। स्टमक का एनवायरनमेंट होता है एसिडिक। अगर आप इसे उठाकर ले जाएं इंटेस्टाइन में और इसे कहीं काम करो तो ये वहाँ काम नहीं करेगा, बिकॉज एंजाइम्स जो हैं ये स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। इसी तरह से एंजाइम्स जो हैं ये थर्मोलेबाइल होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर बेटर वर्क करते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। इंसानों के जो एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बेस्ट वर्क करते हैं। ये इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। और इवन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री तक चला जाए, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, डैमेज होता है। ओके, तो दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कस कर ली कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव और पीएच सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम। मैं बताता हूँ ये क्या है। ये हमारे पास एक सेल है, तो इस सेल के अंदर ये एक एंजाइम बना, ठीक है। इसका काम है किसी चीज को काटना। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन काटने वाला एंजाइम है। अगर तो ये एंजाइम इसी सेल के अंदर वर्क करे तो हम ऐसे एंजाइम को कहते हैं एंडो एंजाइम। एक एंजाइम जो जिस सेल में बने उसी सेल में काम करे वो कहलाता है एंडो एंजाइम। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जो एंजाइम जिस सेल में बनता है उसी में काम करता है। लेकिन अगर सपोज कर लें ये एंजाइम इस सेल से बाहर आ जाता है और ये बराबर वाले सेल में जाके काम करता है, तो अब ये एंडो एंजाइम नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा एक्सो एंजाइम, ठीक है। तो यही बताया गया यहाँ पे कि अगर एक एंजाइम जो है वो उसी सेल के अंदर काम करे जिस सेल के अंदर वो बना है तो वो कहलाता है एंडो एंजाइम। और इसी एंडो एंजाइम के लिए एक और लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते हैं, वो है इंट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब विद इन। और अगर एक एंजाइम जो है वो सेल के बाहर जाकर काम करे, भले बराबर वाले सेल में काम करे, भले बहुत दूर वाले जाके सेल में काम करे, तो वो कहलाता है एक्सो एंजाइम। या इसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं इंटर सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो है ये बेटर वर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर एंड देयर एक्शन। स्पेसिफिक इन देयर नेचर का मतलब ये है कि एक एंजाइम जो है वो किसी एक मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, तो ये किसी खास मॉलिक्यूल के ऊपर काम करेगा। फॉर एग्जांपल ये इसका वो मॉलिक्यूल है जिस पर ये काम कर रहा है, लेकिन इसके सामने ये वाला मॉलिक्यूल भी है और ये वाला मॉलिक्यूल भी है। तो एंजाइम हर मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क नहीं करता। एंजाइम का कोई खास मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर ये वर्क करता है और उस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। एंजाइम जिस मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क करता है उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो हर एंजाइम का कोई खास सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर वो वर्क करता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अमाइलेज जो है ये सलाइवा के अंदर भी पाया जाता है और ये पेनक्रियास के जूस के अंदर भी पाया जाता है। इसका सबस्ट्रेट क्या है? इसका सबस्ट्रेट है स्टार्च। स्टार्च जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये कभी प्रोटीन के ऊपर वर्क नहीं करेगा, ये कभी लिपिड के ऊपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हर एंजाइम का कोई ना कोई खास सबस्ट्रेट होता है, कोई ना कोई खास मॉलिक्यूल होता है जिस पर वो वर्क करता है। जिस तरह एक टीचर का कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट को पढ़ाता है, बिल्कुल इसी तरह से एंजाइम का कोई खास स्पेसिफिक एक मॉलिक्यूल होता है जिस पर वो वर्क करता है। अच्छा, एक और चीज कि एंजाइम का मॉलिक्यूल जो है वो साइज में सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से बड़ा होता है। अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया था कि ये हमारे पास एक एंजाइम है, इसका मॉलिक्यूल जो है ये इसका सबस्ट्रेट है। एंजाइम का मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से साइज में हमेशा बड़ा होता है। एक और चीज, एंजाइम्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, यानी एंजाइम्स का जो अमाउंट होता है वो आपको बहुत थोड़ा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको थोड़ी देर पहले एंजाइम को समझाते हुए कि आपको अगर कपड़ा काटना है तो उसके लिए आप कैंची जब इस्तेमाल करते हैं तो वो एंजाइम है। क्या आपको 10,000 कैंचियाँ चाहिए होती हैं कपड़े काटने के लिए? नहीं, आप 10,000 कपड़े काट सकते हैं उसी एक कैंची से। तो एंजाइम्स का अमाउंट जो है वो आपको बहुत कम चाहिए होता है। बहुत थोड़ा सा एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट कर सकता है। इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह से देता हूँ कि जो सबस्ट्रेट है वो बेसिकली स्टूडेंट है, जो एंजाइम है
वो एक टीचर है और टीचर किस पर वर्क करता है, टीचर वर्क करता है स्टूडेंट के ऊपर, तो वो स्टूडेंट जो है वो उसका सबस्ट्रेट है, ठीक है। टीचर की एज जो है वो स्टूडेंट से ज़्यादा होती है, ये इस बात को शो करता है कि एंजाइम का जो मॉलिक्यूल होता है वो सबस्ट्रेट के मुकाबले में बड़ा होता है, लार्ज होता है। एक टीचर रिक्वायर्ड होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से एंजाइम बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट को हैंडल कर सकता है। सिमिलरली जिस तरह से एक टीचर स्पेसिफिक होता है अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक है, जैसे मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जो बायो पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के साथ, हर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, एंजाइम्स की एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसे आप कहते हैं एक्टिव साइट, जहां पर रिएक्शन होता है। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक पॉइंट है जहां से हम खाना खाते हैं, वो है हमारा माउथ, ठीक है। और कोई बॉडी का हिस्सा नहीं है कि जहां से खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता हो नॉर्मली। अदरवाइज तो आप कहेंगे कि जो ड्रिप लगाते हैं तो वहां से भी जा सकते हैं, बट नॉर्मली माउथ जो है उसके थ्रू फूड पार्टिकल्स अंदर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एंजाइम का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर भी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक साइट होती है कि जहां पर आकर उसका सबस्ट्रेट बैठता है और यहीं पर रिएक्शन होता है। तो इस पूरे एंजाइम के अंदर ये वाला एरिया जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज द एक्टिव साइट। यही वो साइट है कि जहां पर आकर इसका सबस्ट्रेट, ये इसका सबस्ट्रेट है, ये आकर यहाँ बैठेगा और रिएक्शन होगा। तो दिस इज नोन एज द एक्टिव साइट। अच्छा, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। तो जिन सब्सटेंसेस से बढ़ाया जा सकता है उन्हें हम एक्सेलरेटर्स या एक्टिवेटर्स कहते हैं। एक्टिवेटर्स के अंदर हमारे पास कुछ आयंस होते हैं, लाइक मैंगनीज है, लाइक निकल है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है या क्लोराइड आयन है। ये वो आयंस है कि जो अगर कुछ एंजाइम्स को ये चाहिए होते हैं, इससे उनकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है। इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जिनसे एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है या रुक जाती है, इन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर्स, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यह है कि जिस मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम काम कर रहा है, अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाती है, लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर सबस्ट्रेट हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, पीएच मैंने बताया था कि पीएच अगर आप चेंज कर दें तो एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है या कम हो जाती है, तो ये कहलाते हैं इनहिबिटर्स। तो जिन चीज़ों से एक्टिवेट हो रही है वो एक्टिवेटर्स कहलाते हैं, और जिन चीज़ों से रुक रही है, स्लो डाउन हो रही है, उन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं। एक और हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एंजाइम की बेसिक डेफिनेशन है। एंजाइम वो है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, बढ़ाता है, लेकिन खुद केमिकली अनचेंज